ये धुआं नहीं, ये उन लोगों का गुस्सा है। ये मलबा या फिर ये जो कालिख लगी है, ये कालिख केपी ओली की सरकार के चेहरे पर लगाई गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था। नेपाल की संसद का कोना कोना जलकर खाक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रखी 25,000 केस की फाइलें राख में तब्दील हो चुकी है। 5 स्टार होटल से लेकर नेपाल का राष्ट्रपति भवन अब तक सुलग रहा है। पर सवाल यह है कि नेपाल में हुई क्रांति की पूरा देश कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा। आप कहेंगे कि सवाल तो अभी यह है कि नेपाल की बागडोर कौन संभालेगा। तो सत्ता किसी न किसी को तो सौंपी ही जाएगी, लेकिन संसद तो उसे भी चाहिए होगी जो देश संभालेगा। कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए नई सर्वोच्च अदालत बनानी होगी। जो तमाम मंत्रालय आग के हवाले कर दिए गए हैं, उन्हें फिर से खड़ा करना होगा। तो फिर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके क्या मिला? गुस्सा तो सिस्टम के खिलाफ था, सिस्टम में बैठे लोगों के खिलाफ था। फिर उसका शिकार अपने ही टैक्स से खड़ी की गई सरकारी इमारतों को क्यों बनाया? आज हम नेपाल में विद्रोह के बाद हुए विध्वंस की वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे जलते हुए नेपाल में क्रांति ही देश के लिए काल बन गई है। ये वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया में नेपाल विद्रोह के विध्वंस की सबसे बड़ी नजीर बन चुकी है। बगावत की ऐसी आग जिसके शोलों ने अपने देश की संसद को ही जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के बाद सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद धधकती रही, सुलगती रही और इन लपटों के साथ खाक होता रहा नेपाल का भविष्य। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे यहाँ नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है। उस संघीय संसद के हॉल की हालत है। ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था, उस जनता को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में यकीन नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक संसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहाँ बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। वाकई ये नेपाल के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें मिले जख्मों को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बिल्कुल बीच में मौजूद सिंह दरबार की इमारत न सिर्फ देश की सबसे बड़ी सरकारी इमारत कही जाती थी, बल्कि भव्यता से भरे इतिहास को भी अपने साथ समेटे हुए थी। सिंह दरबार का मतलब है शेरों का महल। इसका निर्माण 1908 में चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने करवाया था।
और उस दौर में ये विश्व के शानदार और बेहद आलीशान महलों में से एक हुआ करता था। राणा शासन के अंत के बाद सिंह दरबार को सरकारी इस्तेमाल में लाया गया। यह इमारत नेपाल की संघीय व्यवस्था की रीढ़ थी। इस पूरे परिसर में 20 सरकारी मंत्रालय समेत कई कार्यालय थे, लेकिन नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र कहे जाने वाले सिंह दरबार में अब सिर्फ राख का ढेर बचा है। इस वक्त मैं उस अनेक्सी में मौजूद हूं जो पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और जहां से सारे कार्यालय चलते थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याह मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस नेपाल की संसद में कभी आम आदमी को आने के लिए सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते होंगे, सैकड़ों सिफारिशें लगानी पड़ती होंगी, लेकिन अब इन खंडरों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहां अपना पैर भी डालना चाहेगा। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और समझाने वाला सिस्टम ही नहीं बचा तो भला देश की जनता के हित से जुड़े तमाम फैसले अब कैसे लिए जाएंगे। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। सिंह दरबार को ही नहीं फूंक दिया गया बल्कि इमारत में मौजूद तमाम सरकारी और पुलिस की गाड़ियों तक को विद्रोह की आग में भस्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। जिस इमारत को जलाकर खाक किया गया उसकी कीमत 383 करोड़ रुपए थी। जानकार बताते हैं कि नेपाल में तो सरकारी इमारतों को बनाने में वैसे भी काफी लंबा वक्त लगता है। जलते नेपाल में क्रांति कैसे काल बनी उसकी दूसरी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये नेपाल की सर्वोच्च अदालत है जो सुलग रही है। सिस्टम के खिलाफ गुस्से ने कानून व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि विद्रोह में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी तो उसे लेने से इनकार कर दिया गया था। ताजा हालात ये हैं कि नेपाल केस की हजारों फाइलें आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। मंगलवार से ही जेलें तोड़कर कैदी भाग रहे हैं और अब तक अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की खबर आ रही है। बीरगंज में मैं हूँ और यहाँ पर जिस जेल को तोड़ने की कोशिश की गई उसकी ये गेट है। दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। अंदर जो जेल में कैदी हैं लगभग जिनकी संख्या 1400 से ज़्यादा है, उनको जानकारी मतलब वहाँ तक ये जानकारी पहुँची और उसके बाद वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा जेल में उन्होंने बड़ा सा दीवार में छेद कर दिया है ईंट को तोड़ करके अंदर से, और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कैदी कर रहे थे।
बुधवार को काठमांडू से आई ताजा तस्वीर देखिए, जहां आर्मी के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की नहीं, बल्कि उन कैदियों की है जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आर्मी ने रोक लिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर नेपाल के कैलाली जिले में मौजूद कारागार की है, जहां पूरे 697 कैदी बंद थे, लेकिन मंगलवार को भड़के विद्रोह के बीच 692 कैदी इस जेल से फरार हो चुके हैं। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो यहाँ से निकल करके फरार हो गए। 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके। कल्पना करके देखिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपराधी के गुनाहों और निर्दोषों के लिए जुटाए गए सबूतों दोनों का ही कोई हिसाब किताब ना हो, तो फिर वहां के हालात कैसे होंगे। फाइलें जलाई गई हैं, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो संसद नेपाल की है या नेपाल का जो राष्ट्रपति निवास है या अन्य बड़े जो संस्थान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इसकी जो अगर कभी भरपाई अगर होनी है तो वो तभी हो सकती है कि जब नेपाल की जो सरकार है आने वाले समय में जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे उस सरकार को जनता के साथ संवाद स्थापित करना होगा। संसद जलाई, सुप्रीम कोर्ट सुलगाया और फिर राष्ट्रपति भवन को भी भस्म कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा जाता है, लेकिन बगावत की आग ने शीतल निवास का क्या हाल किया है, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहां पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज हैं। ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग थे अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। नेपाल में हुई इस क्रांति ने ओली सरकार को सत्ता से तो उखाड़ फेंका, लेकिन जो विद्रोह हुआ उसने देश के संवैधानिक ढांचे को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। ये कितनी बड़ी चिंता है उसे ऐसे समझिए कि आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले पर भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। पड़ोसी देशों को देखिए, नेपाल में हमने देखा कि क्या हुआ। संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि नेपाल में अकेले 500 सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया। इसमें प्राइवेट बिल्डिंग की तो गिनती ही नहीं है, जिसमें काठमांडू का चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल हिल्टन का भी नाम शामिल है। नेपाल की राजधानी का ये वो 5 स्टार होटल है जो विद्रोह के पहले काठमांडू की शान कहा जाता था। काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर बना 172 कमरों वाला आलीशान हिल्टन होटल ऐसी तकनीक से बनाया गया था कि उस पर 8 तीव्रता के भूकंप का भी असर न हो, जिसके हर कमरे से काठमांडू के खूबसूरत पर्वत का नजारा दिखता हो।
लेकिन आलीशान और भव्यता की मिसाल बना ये होटल मलबे का ढेर बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले इसलिए किया क्योंकि इसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर देउबा के कथित निवेश करने की बात थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सिर्फ 5 स्टार होटल की आहुति नहीं ली गई बल्कि कार के बड़े बड़े शोरूम को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। टोयोटा से लेकर सुजुकी तक के शोरूम में खड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को मिनटों में आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़का विद्रोह सत्ता को उखाड़ फेंकने पर आमादा दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। ये 31 सेकंड के इस वीडियो में बेहद आलीशान घर के भीतर लूटपाट और तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। दरअसल ये नेपाल के जाने माने बिजनेसमैन उपेंद्र महतो का घर है। उप प्रधानमंत्री को घर। मॉस्को में रहने वाले उपेंद्र महतो को नेपाल का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। लूट सिर्फ नेपाल के सबसे अमीर लोगों के घरों में नहीं हो रही थी, बल्कि विद्रोह की आग में आम लोग भी हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे थे। शॉपिंग मॉल से लेकर दुकानों के शीशे तोड़कर सामान की लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ नेपाल की राजधानी जल रही थी। नेपाल के अलग अलग कोनों में विद्रोह भड़का हुआ था और हर जगह सरकारी इमारतों और सरकारी पदों पर बैठे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। ये आपको सामने घंटाघर नजर आएगा जहां बीती शाम बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आए और उन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ रखी थी उसको जला दिया, फूंक दिया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार, आर्मी मार्च कर रही है इस इलाके में और पूरे सड़क पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। टेलीकॉम, नेपाल का टेलीकॉम सेंटर है और यहाँ पर जब आग लगाई गई उसके बाद किस तरीके से पूरा काला स्याह नजर आ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में विद्रोह की आंच हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची। सबसे बड़ी मुश्किल में राजस्थान के पर्यटक हैं। 4000 से ज्यादा राजस्थान के टूरिस्ट नेपाल में फंसे हुए हैं। ज्यादातर पर्यटक वो हैं जो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। कल खबर आई थी कि मंगलवार को विद्रोह के बीच एक गुट मंदिर के भीतर भी घुस गया था। मंदिर के द्वार पर तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वक्त रहते नेपाल की सेना ने मंदिर में मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कारणों की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन फिलहाल रोक दिए गए हैं। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।